इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को रहस्यवाद कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के अंदर बिल्कुल अच्छे से बता दूंगा कि रहस्यवाद आखिरकार है क्या। महादेवी वर्मा जी का एक कोट है जिससे वो रहस्यवाद को परिभाषित करते हुए कहती हैं कि अपनी व्यक्त अपूर्णताओं को अव्यक्त पूर्णता में मिटा देने की इच्छा रहस्यवाद है। इस लाइन का मतलब क्या है इसे हम समझेंगे धीरे धीरे जब हम यहाँ तक पहुंचेंगे। अभी हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से कि आखिरकार जो रहस्यवाद है वो है क्या। तो चलिए सबसे पहले इसी को जान लेते हैं। रहस्यवाद का अगर आपको मैं दूसरा शब्द बताऊं जो कि इस रहस्यवाद शब्द को समझने में हमारी मदद करेगा वो है अबूझ। इसके अंदर जो अ के बाद जो बूझ शब्द है, बूझ का मतलब होता है पता होना, किसी चीज के बारे में हम जान जाए, और उसके आगे अगर हमने अ लगा दिया बिना आ की मात्रा के तो वो बन जाता है अबूझ, जिसे जाना ना जा सके, जो हम जान ना पाए, वो क्या बन गया अबूझ। तो इससे आप रहस्यवाद का कुछ कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि रहस्यवाद भी कुछ इसी प्रकार की चीज है जिसे जाना ना जा सके पूरे तरीके से। तो चलिए रहस्यवाद को क्रम वाइज समझते हैं। सबसे पहला, हिंदी साहित्य में 1920 से पहले ये जो रहस्यवाद शब्द है इसका प्रयोग हमें देखने को नहीं मिलता। 1920 के बाद ही हमें रहस्यवाद शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है, और वो भी कब? जब मुकुटधर पांडे, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, इन लोगों की जो नई नई कविताएं जब हम लोगों के सामने आ रही थी, तो उन कविताओं की जब आलोचना या फिर उसकी पुनः आलोचना हो रही थी, उस टाइम पे रहस्यवाद हम लोगों के सामने आता है। तो इन लोगों की कविताओं के साथ ही क्या है, यह रहस्यवाद अस्तित्व में आया। आगे हम लोग इनकी कुछ कविताओं का उदाहरण भी देखेंगे। उसके बाद पंडित मथुरा प्रसाद दीक्षित, इनका एक शब्दकोश है जिसमें उन्होंने रहस्यवाद का अर्थ बताया है। उसमें वो लिखते हैं कि गूढ़ार्थ, गुप्त, गोपमय यानी छुपा हुआ, उसको उन्होंने क्या बोला, रहस्य बताया है। तो इसको इस तरीके से अन्य शब्दों के माध्यम से पंडित मथुरा प्रसाद रहस्यवाद को परिभाषित करते हुए नजर आते हैं। नामवर जी अपने इस लेख में लिखते हैं रहस्यवाद के बारे में कि रहस्यवाद को जो ज्ञान होता है, ये जो रहस्यवादी लोग हैं, इनको ज्ञान की प्राप्ति आखिरकार कैसे होती है, आखिरकार ये ज्ञान के बारे में इनकी जो अवधारणा है, सोच है, वो क्या है। इनका मानना है कि जो ज्ञान होता है वो छिपा हुआ सत्य है, कि वो छिप रखा है, वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम अपनी इन इंद्रियों से देख सके और समझ जाए कि ये ज्ञान है। उनके हिसाब से ज्ञान छुपा हुआ है, और उसकी जो प्रतीति है यानी उस ज्ञान की जो प्राप्ति है वो हमें असाधारण रूप से होती है, अचानक से होती है। उसे सहज रूप से अपनी आंखों से देख के ऐसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे हम जगत होता है ना हमारे आसपास, इन पूरा का पूरा ये पृथ्वी, जो जो चीजें हम देख सकते हैं भौतिक, तो ज्ञान कुछ इस प्रकार का नहीं है। ऐसे हम ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते जगत में देख करके। इसीलिए वो लोग जगत को भ्रम मानते हैं कि जो जगत है हमारे आसपास, ये क्या है, एक तरीके से भ्रम है, झूठ है, क्योंकि ये सत्य है ही नहीं। और इसीलिए ये लोग क्या मानते हैं कि जो वास्तविकता है वो केवल अज्ञात ही नहीं है, कि जो वास्तविकता मतलब कि जो रियलिटी है वो अज्ञात, यानी कि हमें वो पता नहीं है कि रियलिटी आखिरकार है क्या। असल में वो और आगे बढ़ करके कहते हैं कि वो अज्ञेय है, उसे जाना ही नहीं जा सकता, कि जो वास्तविकता है, ऐसा नहीं है कि हम उसे जानते नहीं है। इसलिए वो कहते हैं, इससे बढ़कर कहते हैं कि हम तो क्या है, उसे जान ही नहीं सकते। इतना आगे तक वो बढ़ जाते हैं, और वो इसीलिए आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि हम चीजें जगत में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी, ये रहस्यवादियों का मानना होता है। इसीलिए वो लोग कहते हैं कि जो रहस्यवाद वो ज्ञान से ज्यादा, कि रहस्यवाद ज्ञान से ज्यादा अनुभूति है, क्योंकि इस चीज को, रहस्यवाद को, यदि जो वास्तविकता है, वास्तविक ज्ञान है, उसे हम जान नहीं सकते, पर उसकी हम क्या अनुभूति कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने इस अनुभूति को ज्यादा महत्व दिया। तो इस अनुभूति वाले पॉइंट को आप लोग याद रख सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। और ये जो रहस्यवाद की अनुभूति है, इसकी 4 विशेषताओं के बारे में किताब के अंदर जिक्र मिलता है। उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो जो पॉइंट मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, आप केवल वो भी पढ़ लेंगे तो भी आपका ये रिवीजन उसमें अच्छे से हो जाएगा। उसमें कोई ऑथर है, एक लेखक है पश्चिम के, उन्होंने इस रहस्यवाद की अनुभूति की 4 विशेषता बताई है, जिससे ये जो रहस्यवाद है इसके बारे में हमें और अच्छे से जानने को मिलता है। सबसे पहली वो विशेषता बताते हैं कि वो अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय का मतलब होता है कि उसे हम बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते कि वो क्या चीजें हैं, उसे इस तरीके से बताया नहीं जा सकता जैसे मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी इसकी विशेषता बताते हैं कि वो है झलक, कि रहस्यवाद की केवल हमें क्या है, एक झलक भर मिलती है, उसका पूर्ण जो अस्तित्व है, जो भी चीजें हैं, वो अच्छे समय पूरी तरीके से नहीं मिलती।
इसी से उसकी जो तीसरी विशेषता सामने आती है कि वो क्षणिक होता है, कि केवल कुछ समय के लिए ही सामने आता है, उसके बाद ओझल हो जाता है। और चौथी विशेषता है कि वो जो है विराट की जो सत्ता है उसकी अनुभूति करा जाता है। तो ये चार विशेषता हमें दिखती है रहस्यवाद की। और ये जो चार विशेषता है इसकी बारे में काफी चीजें स्पष्ट करती है कि क्षणिक है, झलक भर मिलती है, उसे बताया नहीं जा सकता इत्यादि। अब आगे बढ़ते बढ़ते आगे नामवर जी लिखते हैं कि जो रहस्यवाद है वो इतनी निजी होती है कि उसका वर्णन करना पॉसिबल है ही नहीं। उसको हम ज्यादा से ज्यादा अगर बताना चाहे तो प्रतीकों के रूप में बता सकते हैं, पहेलियों के रूप में बता सकते हैं, या फिर विरोधाभासी जो भाषाएं हैं उसमें बता सकते हैं। विरोधाभास वाली भाषा ऐसी होती है कि ठंडा और गर्म दोनों को साथ में रखने की बात कर दी जाए, कि जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इस प्रकार की भाषा विरोधाभास वाली भाषा हो जाती है। या तो हम इस भाषा का प्रयोग करके बता सकते हैं, और ये इसलिए प्रयोग में लाई जाती है ऐसी भाषाएं ताकि वो कोई ऐसी बात बताना चाह रहे हैं या फिर उसकी ओर संकेत करना चाह रहे हैं जो कि जितना हमारी जो ज्ञान की सीमा है उससे अलग है, उससे परे है। इसीलिए वो कुछ ऐसा बोलते हैं जो अभी बिल्कुल हटके होता है, एकदम अलग, ताकि वो लोग कुछ नया सोचने के लिए आगे बढ़े। अब आप लोग इस बात की ओर ध्यान दीजिए कि जो रहस्यवाद आखिरकार आया कैसे अस्तित्व में। तो इसके पीछे का आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो इधर एक लाइन भी लिखी थी मैंने, वो ये रही कि ये जो अज्ञात और असीम की अभिलाषा है वह वस्तुतः ज्ञात सीमाओं के असंतोष से उत्पन्न हुई है। कि जो रहस्यवाद की भावना आखिरकार उनके मन में आई कैसे, कैसे ये जो विचारधारा है इनके आसपास घूमने लग गई। तो ये हुआ कुछ ऐसे, तो इन लोगों को जितना भी अभी तक अपने बारे में पता था या फिर चीजों के बारे में, मान लिया वो इतनी सी चीजें थी, तो इन्होंने वो सारी चीजें जान ली, अपनी सारी परंपरा इन्हें पता लग गई, और इसकी जो सीमाएं थी वो भी पता चल चुकी है। तो इन जो सीमाएं हैं और ये जो उनका ज्ञान है इससे वो असंतुष्ट हुए। उन्हें लगा कि अभी और भी चीजें हैं जानने को बाकी, जिसे हम नहीं जानते। तो इसलिए वो और जानना चाहते थे और इससे बाहर निकले। और जब इससे बाहर निकले तो उन्हें ये तो पता था कि उन्हें इतनी चीजें पता है और इससे आगे भी कोई चीजें हो सकती है जैसे ये है, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो चीजें असल में वास्तविकता में वो कैसी है, ठोस रूप में आखिरकार कैसा है, इसका अंदाजा नहीं था। बस उन्हें एक झलक भर थी कि कुछ तो है, पर क्या है पूरे तरीके से उन्हें पता नहीं था। तो ये जो जिज्ञासा का भाव उनके मन में आ रहा था कि जितना हमें पता है उससे और जानेंगे, ये जो जिज्ञासा का भाव है ये हमें इस रहस्यवाद की ओर लेकर के जाता है। इसी से रहस्यवाद की जो भावना है उनके मन में उत्पन्न हुई। इसीलिए कहते हैं कि जो रहस्यवाद है इसने जो मध्ययुगीन के जो अंधविश्वास थे, जो रूढ़ियां थी, कि जो रूल्स बना दिए थे कि इतना 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 ये पालन करना है, उन्होंने उससे हटके उससे आगे सोचने की बात करी। केवल उतने से ही वो संतुष्ट भर नहीं हो गए, ठीक है इतना हमें पता है अपनी परंपरा, पर इससे अलग, इससे आगे बढ़ने की बात इन रहस्यवादियों ने करी। तो इससे क्या हुआ, इनके मन में जो सहस्त्र जिज्ञासाएं थी वो जागने लगी और भी ज्यादा चीजों को। और ये जो जिज्ञासाएं हैं ये तभी जागृत होती है जब आप जो वर्तमान में जितना भी ज्ञान है उसे जान लेते हैं, तो आपका मन करता है कि अब और जाने और आगे बढ़ते हैं। तो ये तभी होता है। तो इसका मतलब यही है कि वो अभी तक का जितना था सारा जान चुके थे और आगे बढ़ रहे थे। एक एग्जाम्पल आप देखिए, पंत की कविता है, सुमित्रानंद पंत की प्रथम रश्मि, जिसके अंदर वो बताते हैं कि प्रथम रश्मि का आना रंगणी तूने कैसे पहचाना। यहाँ पर जो ये जो प्रथम रश्मि है, सूर्य सुबह सुबह आ रहा है, और ये जो रंगिणी यहाँ पर चिड़िया के बारे में कहा गया है कि जो चिड़िया है उसको कैसे पता चल जाता है कि ये जो सूर्य है उसकी जो प्रथम किरणें हैं, वो प्रथम रश्मि, वो तुझे कैसे पता लगा, तूने कैसे पहचाना कि सूर्य आखिरकार आ गया। जब सब सो रहे थे, आप इसकी पूरी कविता पढ़ेंगे ये वाली तो आपको पता लगेगा कि वो कैसे वर्णन करते हैं कि सब सो रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता चला, पर तुझे कैसे सबसे पहले पता चल जाता है। तो ये जो जिज्ञासा है उनके मन में जानने की, ये जो जिज्ञासा है रहस्यवादियों में हमें देखने को मिलती है। इस उदाहरण से वो यही बताना चाह रहे थे। और इसीलिए जो रहस्यवादी कवि हैं वो कहते हैं कि जो ये प्रकृति है उन्हें पूरे तरीके से गूढ़ संकेतों से भरी हुई प्रतीत होती है, कि जो प्रकृति है इसके अंदर काफी सारे संकेत छुपे हुए हैं जिसे वो लोग जानना चाहते हैं। अब इन्हें बस ये पता है कि चीजें छुपी हुई है, पर लेकिन वो छुपी हुई चीजें क्या है ये उनको नहीं पता है, ये एक रहस्य बना हुआ है बस। तो इसीलिए ये वाली लाइन उसके आगे है, वो मैंने आपको बता ही दिया है
कि यह जो अज्ञात और असीम की अभिलाषा है वह वस्तुतः ज्ञात सीमाओं के असंतोष से उत्पन्न हुई है। ये वाली जो बात मैंने आपको बताई, इसके लिए आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, महादेवी वर्मा जी की है, उनकी एक कविता की कुछ लाइनें। जब असीम से हो जाएगा मेरा लघु सीमा का मेल, देखोगे तुम देव अमरता खेलेगी मिटाने का खेल। तो ये जो रहस्यवादी है, ये लोग बहुत ज्यादा इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, अज्ञात, असीम, जहां पर कोई सीमा नहीं है, कोई चीजें नहीं है, कोई स्पष्ट बिंदु आपको नजर नहीं आएगा। इसीलिए महादेवी वर्मा जी रहस्यवाद के बारे में कहती है कि अपनी व्यक्त अपूर्णता को अव्यक्त पूर्णता में मिटा देने की इच्छा ही रहस्यवाद है। अब यहां पर दो चीजों को आपको वर्ड को समझना है, फिर आप ये पूरा सेंटेंस समझ जाएंगे, और ये इसी वाले से जुड़ा हुआ है जो मैंने आपको पहले बताया था। व्यक्त अपूर्णता, व्यक्त मतलब कि जो हम, जैसे कि मैं अपनी बातें आप लोगों को बोल रहा हूं, ये मैं व्यक्त कर रहा हूं, जो चीजें पता लग रही है, सीधी सी बात, वो क्या है? व्यक्त। व्यक्त अपूर्णता, जो चीजें व्यक्त है अब उसको अपूर्णता से जोड़ रहे हैं, तो ये आपको देखने में विरोधाभास लग सकता है कि जो व्यक्त कर दिया वो तो पूर्ण हो गया ना, उसमें अपूर्णता कैसी रही? परंतु यहीं पर ही एक छोटी सी बात है जो आप समझ जाएंगे इसी वाले उदाहरण से, कि जब हमें व्यक्त हो जाती है चीजें, जब हमें चीजें अच्छे से पता चल जाती है, तो उसके बाद हमें हमारे मन में एक अपूर्णता का भाव भी आता है कि इतना तो हम जान गए, इससे आगे क्या, इससे आगे और भी तो होगा। तो ये जो भावना है इसी को कहते हैं व्यक्त अपूर्णता। तो ये व्यक्त अपूर्णता आई कैसे? जो उन लोगों ने अपना जो पारंपरिक ज्ञान था उसे जान लिया, वो व्यक्त हो गया, अब व्यक्त होने के बाद उसे वही अपूर्ण लगा। तो आगे फिर दूसरा क्या है कि वो अव्यक्त पूर्णता में मिटा देने की इच्छा। अव्यक्त क्या? जो उनके मन में ये आया कि अभी और भी चीजें जानने को बाकी है, वो क्या है? अव्यक्त है। यही अपूर्णता अव्यक्तता को अब निमंत्रण दे रही है। इसलिए वो कहती हैं कि अव्यक्त पूर्णता में मिटा देने की इच्छा ही रहस्यवाद है। तो सिंपल सा हो गया, ये जो इनका अभी तक का ज्ञान था उसको वो किस में मिटा देना चाह रही है? जो अभी तक व्यक्त नहीं है, और जो व्यक्त नहीं है उसी को वो क्या कह रही है? पूर्णता, उसी में मिटा देना रहस्यवाद है। और इसे बहुत ही आसान लैंग्वेज में बोल दूं तो इतना छोटी सी बात है, जितना हमें पता है उससे आगे बढ़ जाना, उस सीमाओं को तोड़ करके असीम की ओर बढ़ जाना। यहां पर मैंने लिखा भी है, सीमा के प्रति जो विद्रोह है वो रहस्यवाद के मूल में है, और वो सीमा जो उन्होंने पूरी जान ली उसके प्रति विद्रोह, उससे आगे, उससे नया कुछ देखने की बात, ये इसके मूल में है। तो अपनी व्यक्त अपूर्णता को अव्यक्त पूर्णता में मिटा देने की इच्छा ही रहस्यवाद है। और रहस्यवाद के अंदर हमें पूरा नहीं दिखाई देता, चीजें क्या है पूरे तरीके से स्पष्ट दिखाई नहीं देती, बस एक झलक होती है। चीजें क्या है? आवरण के अंदर छुपी हुई होती है। इसे एक एग्जाम्पल से आप समझेंगे। जयशंकर प्रसाद है, उनकी एक कविता की जो लाइन है वो देखिए। वो लाइन कुछ इस प्रकार है, शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधुली में कौतूहल से तुम आए। तो यहां पर आप कुछ शब्द देख रहे होंगे, घूंघट, घूंघट, आंचल, दिया छिपाए हुए, जीवन की धुंधली यानी कि धुंधली, कौतूहल, कौतूहल मतलब भी कुछ एक तरीके से और जानने की इच्छा। तो ये सारे शब्द वही है जिनके बारे में मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया था। तो इस प्रकार की जो वर्ड्स हैं ये सब उसी की ओर व्यक्त कर रहे हैं, जो रहस्य है, जो अव्यक्त है, अभी तक व्यक्त नहीं हो पाया है। तो रहस्यवाद के मूल में यही अस्पष्टता हमें देखने को मिलती है, और इसी अस्पष्टता के चक्कर में इसको रहस्य कहा जाता है, क्योंकि चीजें स्पष्ट नहीं है। जा करके रहस्यवादियों की यही सीमा बन जाती है। उन्हें क्या है, इसी अस्पष्टता में उन्हें मजा आने लगता है। वो चीजों को उन्होंने यही मान लिया है कि चीजें क्या है, अस्पष्ट ही होती है, इसलिए वो चीजों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में विश्वास ही नहीं करते। तो इनकी यही सीमा बन जाती है आगे जाकर के। तो वो वस्तु स्थिति पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, अब वो अपनी इसी मदहोशी में रहते हैं कि चीजें क्या है, अस्पष्ट ही होती है। तो ये उनकी एक सीमा थी। अब यहां पर हम दूसरे एक पॉइंट की ओर बात करेंगे, वो है आधुनिक विश्ववाद। अब इसी से क्या है, जो विश्ववाद की भावना हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जो हम लोगों की सीमा थी उससे हम बाहर निकलते हैं, विस्तार करते हैं, और इससे और लोगों को जानते हैं, और चीजें देखते हैं, दूसरे लोगों से कनेक्ट होते हैं, और बहुत सारी चीजें जान पता लगती है। तो इसी से आधुनिक
विश्ववाद की जो शुरुआत हमें देखने को मिल सकती है, इसी के भाव में निहित है। और चीजें जानते हैं, इसी से राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय हमारे जो दृष्टि, जिसे एक व्यापक दृष्टिकोण कहते हैं, वो सीमा से हट करके एक असीम दृष्टि बनती है, जिसमें हम व्यापक दृष्टिकोण देखते हैं। तो ये इसी से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ मामला है। और एक बात आपको रहस्यवाद वाले कवियों में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, वो ये है कि वो जगत को परोक्ष सत्ता का प्रतीक मात्र मानते हैं, कि जो भगवान है, जो बहुत सबसे परम है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, इसलिए उन्हें ये इनके बारे में बात करना भी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो अव्यक्त नहीं है, अभी तक जान नहीं पाए हैं। परंतु वो कहते हैं कि ये जो जगत है, परोक्ष जगत जिसे हम देख रहे हैं, वो एक तरीके से प्रतीक है किसका? उसी का ही। इसलिए इनकी कविताओं में आप बार बार उन ईश्वरमय शक्ति की आप लोग बात देख पाएंगे, और उस तक ये पहुंचना चाहते हैं। और ये लोग मानते हैं कि हम क्या है, उसी परमात्मा के अंश है, और मिलना ही हमारी सार्थकता है। अब एक लास्ट का पॉइंट रह गया है, जो कि है आधुनिक रहस्यवाद। आधुनिक, ये जो आधुनिक है वो किस प्रकार से रहस्यवाद सबसे जुड़ रहा है? तो ये जो आधुनिक है वो रहस्यवाद से काफी अच्छे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आधुनिक के अंदर आप लोग देखेंगे कि आधुनिकता के अंदर जो उसके मूल में है वो व्यक्तिक चेतना है। व्यक्ति जो अपने आप में खुद मानता है, वो इस आधुनिकता के केंद्र में है, व्यक्तिक चेतना। और ये व्यक्तिक चेतना रहस्यवाद से कैसे मिलती है? आप कुछ इस प्रकार से समझिए कि जब व्यक्ति अपने बारे में, अपने पर केंद्रित होता है, तो वो अपने विचारों को और अपनी बातों को ज्यादा महत्व देता है समाज से ज्यादा। तो वो जो रूढ़ियां हैं, तो वो उस रूढ़ियों के नियमों का पालन करने के बजाय अपने ऊपर ज्यादा, अपने विचारों पे ज्यादा फोकस्ड रहता है, उन पे ज्यादा ध्यान देता है। जैसे ही व्यक्ति अपने ऊपर, अपने विचारों के ऊपर ज्यादा ध्यान देने लगता है, तो आप पाएंगे कि जो व्यक्तिक चेतना यही आधुनिकता के मूल में है। और जो रहस्यवादी होते हैं, ये लोग भी यही करते हैं कि अभी तक जो चीजें जानी गई है, पहचानी गई है, उससे अलग हट करके आगे देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ऐसा कि इससे अलग भी कोई चीजें है, समाज में अभी तक जितना चीजें बता रहे हैं उससे आगे भी कुछ चीजें हैं। तो इसीलिए ये आधुनिक रहस्यवाद शब्द आता है, और हर जगह पर ये जो चीजें हैं अलग अलग है। इसलिए आप लोग देख पाएंगे कि जो रहस्यवाद है, जो एक रहस्यवाद मध्ययुगीन के कवियों में देखिए, और दूसरा जो रहस्यवाद है वो आधुनिक कवियों में देखिए। तो आधुनिक कवियों के अंदर, इन दोनों के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा काफी। और आधुनिक के अंदर जिस प्रकार से रहस्यवाद की जो क्या कहते हैं, एक प्रकार से अभिव्यक्ति होती है, वो काफी ज्यादा प्रतीकों में होती है और काफी सशक्त रूप में होती है। तो ये जो डिफरेंस आता है इसी वजह से आप आता है। बाकी आप लोगों को ये और अच्छे से समझना है तो उस पीडीएफ के सबसे लास्ट में जब आप खत्म होने वाला होगा, वहां पर इसके बारे में अच्छे से बात की। आशा करता हूं कि रहस्यवाद को समझने में इस वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत तो मदद की होगी, और मदद करी है तो इसे अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और अपने एक दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, ताकि उसे भी ये रहस्यवाद अच्छे से समझ में आ जाए और आसान लैंग्वेज में। और आप लोगों के मन में जो भी सवाल, डाउट या जो भी मन में आ रहा है, कुछ भी कहना है आप लोगों को, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।